नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म स्टडी विथ ऋषि पर। फ्रेंड्स, हम लोग एनसीईआरटी पढ़ रहे थे। उसके अंतर्गत क्लास 6 की जो एनसीईआरटी है उसको हम लोगों ने पूरी तरह से पढ़ लिया था। क्लास 7 की एनसीईआरटी को कंप्लीट कर लिया था। आज की वीडियो में हम लोग क्लास 8 की जो एनसीईआरटी है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो क्लास 8 का जो एनसीईआरटी उसका नाम क्या है? हमारे अतीत, थर्ड कक्षा 8 के लिए इतिहास की पाठ्य पुस्तिका, सामाजिक विज्ञान। तो चलिए हम लोग विषय सूची के देखते हैं कि इसके अंतर्गत तो विषय सूची क्या है इसको देखा जाए। फर्स्ट जो चैप्टर है वो क्या है? प्रारंभिक कथन, कैसे, कब और कहाँ, इसके बारे में हम लोग को पढ़ना है। जो सेकंड लेसन है वो क्या है कि व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी सत्ता स्थापित होती है। कैसे व्यापार से लेकर साम्राज्य तक जो कंपनी की सत्ता है किस तरीके से स्थापित होती है उसके बारे में पढ़ना है। जो थर्ड लेसन है वो क्या है हम लोगों की? ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना। ग्रामीण क्षेत्रों पर जो अंग्रेज लोग थे किस तरह से अपनी शासन व्यवस्था को चलाए थे उसके बारे में पढ़ना है। जो फोर्थ लेसन वो क्या है? आदिवासी दिकू और एक स्वर्ण युग की कल्पना, उसके बारे में लेसन 4 में पढ़ना है। नेक्स्ट जो लेसन 5 है वो क्या है? जब जनता बगावत करती है 1857 और उसके बाद मतलब 1857 की जो क्रांति है उसके बारे में ही पढ़ना है। लेसन 6 क्या है? देसी जनता के सभ्य बनाना, राष्ट्र को शिक्षित करना, इसके बारे में पढ़ना। लेसन 7 क्या है? महिलाएं, जाति एवं सुधार, उसके बारे में देखा जाएगा। और जो हम लोग का लास्ट लेसन है, लास्ट चैप्टर है वो क्या है? राष्ट्रीय आंदोलन का संगठन 1870 के दशक से 1947 तक, मतलब आज़ादी के समय तक, इसके बारे में हम लोग कक्षा 8 की एनसीईआरटी में पढ़ेंगे। तो चलिए चैप्टर को। तो जो लेसन फर्स्ट है वह प्रारंभिक कथन, कैसे, कब और कहाँ, इसके बारे में हम लोग को लेसन फर्स्ट में पढ़ना है। तो चलिए देखते हैं कि तारीखें कितनी महत्वपूर्ण होती हैं। ये चीज़ें क्या दी हुई है, तारीखें महत्वपूर्ण क्यों होती हैं, कितनी महत्वपूर्ण है। एक वक्त था जब इतिहासकार तारीखों के जादू में ही खोए रहते थे। मतलब एक ऐसा समय था कि जो इतिहासकार लोग थे तारीखों में ही खोए रहते थे। कब किस राजा की ताज पेशी हुई, कौन सा युद्ध हुआ, इन तारीखों पर गर्मा गर्म बहसें चलती थीं। आम समझ के हिसाब से इतिहास को तारीखों का पर्याय माना जाता है। आपने भी लोगों को यह कहते हुए सुना होगा कि इतिहास तो बहुत उबाऊ है भाई, बस तारीखें रटते चले जाओ। क्या इतिहास के बारे में यह धारणा सही है? मतलब लोगों को ये बोलते हैं कि इतिहास में केवल तारीखें के बारे में रटना है। क्या जो लोगों की धारणा है वो सही है? कितने हद तक सही है इसके बारे में देखा जाए। इसमें कोई शक नहीं है कि इतिहास अलग अलग समय पर आने वाले बदलावों के बारे में ही होता है। इसका संबंध इस बात से है कि अतीत में चीज़ों किस तरह से की थीं और उनके नाम में क्या बदलाव आए। जैसे ही हम अतीत और वर्तमान की तुलना करते हैं हम समय का जिक्र करने लगते हैं, हम पहले और बाद में की बात करने लगते हैं। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम अपने आसपास की चीज़ों पर हमेशा ऐतिहासिक सवाल नहीं उठाते। हम चीज़ों को स्वाभाविक मानकर चलते हैं, मानो जो कुछ हमें दिख रहा है वह हमेशा से ऐसा ही रहा। लेकिन हम सबके सामने कभी कभी अचंभे के क्षण आते हैं। कई बार हम उत्सुक हो जाते हैं और ऐसे सवाल पूछते हैं जो वाकई ऐतिहासिक होते हैं। किसी व्यक्ति को सड़क के किनारे चाय के घूंट भरते देखकर आप इस बात पर हैरान हो सकते हैं कि चाय या कॉफ़ी पीने का चलन कब शुरू हुआ था। रेलगाड़ी की खिड़की से बाहर झांकते हुए आपको जहाज़ में यह सवाल उठता होगा कि रेल का निर्माण कब हुआ था। रेलगाड़ी के आने से पहले लोग दूर दूर की यात्रा किस तरीके से करते थे। सुबह सुबह अखबार पढ़ते हुए आप यह जानने के लिए उत्सुक होंगे कि जिस ज़माने में अखबार नहीं छपते थे उस समय लोग चीज़ों की जानकारी कैसे मिलती थी। और पहले के बारे में दिया जा रहा है। यहाँ पर दिया कि ब्राह्मण ब्रिटेनियों को भाषा शास्त्र भेंट करते हुए, यहाँ पे जो ब्राह्मण है वो ब्रिटेनियों को क्या दे रहे हैं? भाषा शास्त्र की जो बुक है उसको यहाँ पे दे रहे हैं। ये ब्रिटेन वगैरह हैं, ये ब्राह्मण लोग हैं, उनको भेंट कर रहे हैं। जेम्स रेनेल द्वारा तैयार किए गए नक्शे का आवरण चित्र 1782 रॉबर्ट क्लाइव ने जनरल ने हिंदुस्तान को नक्शे को तैयार किया। मतलब बोला कि जो ये जो नक्शा है इसको सबसे पहले किसने तैयार किया था? जेम्स रेनेल द्वारा तैयार किया गया था 1782 ईस्वी में। अगली चीज़ क्या है उसको देखा जाए। ये सारे ऐतिहासिक सवाल हमें समय के बारे में सोचने के लिए प्रेरित कर देते हैं। हम लोग जितने सारे ऐतिहासिक सवाल करते हैं कि क्या पहले ट्रेन नहीं थी तो लोग कैसे जाते थे, अखबार नहीं थे तो लोग कैसे समाचार वगैरह पाते थे। समय को हमेशा साल या महीने के पैमाने पर ही नहीं देखा जा सकता।
कई बार ऐसी प्रक्रियाओं के लिए कोई तारीख तय करना वाकई गलत होता है। एक लंबे समय तक चलती रही भारत में लोगों के अचानक एक दिन सुबह सवेरे चाय पीना शुरू कर दिया। इसका स्वाद धीरे धीरे ही उनकी जुबान पर चढ़ा। मतलब सुबह सुबह क्या हुआ, भारत के लोगों ने अचानक सुबह में क्या किया, चाय पीना शुरू कर दिया। इसका जो स्वाद था चाय का वो मनुष्य की जुबान पर धीरे धीरे चढ़ना शुरू कर दिया। हम ब्रिटिश शासन की स्थापना के लिए भी कोई एक तिथि नहीं बता सकते। जो ब्रिटिश का जो स्थापना हुई उसका भी कोई ऐतिहासिक तिथि नहीं है। इसी तरह हम ब्रिटिश शासन की स्थापना के लिए भी कोई तिथि को नहीं बता सकते। भारतीय आंदोलन किस दिन शुरू हुआ, अर्थव्यवस्था या समाज में किन किन बदलाव आए, यह बताना भी असंभव है। ये सारी चीज़ें एक लंबे समय में घटती, ऐसे में हम सिर्फ एक अवधि की बात कर सकते हैं। इसमें हम ये सारी चीज़ों के बारे में हम एक अवधि के बारे में बात कर सकते हैं कि इस अवधि से लेकर इस ईस्वी के लेकर ये चीज़ें हुई थी। लगभग सही अवधि के बारे में बता सकते हैं। जब ये खास बदलाव दिखाई देने शुरू हुए होंगे तो फिर लोग इतिहास को तारीखों से जोड़कर क्यों देखते हैं। इस जुड़ाव की वजह से एक समय था जब युद्ध और बड़ी बड़ी सेनाओं के ब्यौरे को ही इतिहास माना जाता था। यह इतिहास राजा महाराजाओं और उनकी नीतियों के बारे में होता था। इतिहासकार यह लिखते थे कि कौन से साल राजा को ताज पहनाया गया, किस साल उसका विवाह हुआ, किस साल उसके घर में बच्चे पैदा हुए। मतलब ये राजा के बारे में लिखा जाता है कि राजा का शादी कब हुआ था, उसने कौन कौन से ताज पहने थे, किस किस राज्य पे आक्रमण किया था, ये सारी चीज़ों को लिखा जाता था। इस तरह की घटनाओं के लिए निश्चित तिथि जैसे कि पिछले 2 साल के इतिहास की किताबों में आपने देखा है। अब इतिहासकार बहुत सारे दूसरे मुद्दों और दूसरे सवालों के बारे में भी लिखने लगे हैं। तो इतना कुछ वो चीज़ें नहीं है। हाँ, यहाँ पे लिखा है कि विज्ञापनों से पसंद नापसंद तय होती। जो विज्ञापन थे उस विज्ञापनों से भी क्या होती थी, पसंद और नापसंद की बारे में जानकारी मिलती थी। यहाँ पे लिखा है कि पुराने विज्ञापनों से हमें यह समझने में मदद मिलती कि नए उत्पादों के लिए बाजार किस तरह से तैयार और किस तरह से नई रुचियाँ चलन में आई थी। 1922 में लिप्टन चाय के लिए तैयार किया गया यह विज्ञापन इस बात की ओर संकेत करता है कि दुनिया भर के शाही लोग यही चाय पीते होंगे। मतलब यह लिप्टन चाय जो है इसके बारे में बोला है कि यह विज्ञापन लाया गया था, प्रचार लाया गया था लिप्टन टी के बारे में। इस पर दिखाया गया लिप्टन टी। तो जो अंग्रेज लोग थे इसी चाय को वो लोग पीते थे, यही विज्ञापन में बोला गया। कौन सी तारीखें, तारीखों के बारे में तो हम लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन वो कौन सी तारीखें हैं उसको देखा जाए। कुछ तारीखों को महत्वपूर्ण मानने का पैमाना क्या होता है। हम जो तारीखें चुनते हैं, जिन तारीखों के इर्द गिर्द हम अतीत की कहानियाँ बुनते हैं, वे अपने आप में महत्वपूर्ण नहीं होती हैं। वे इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती हैं क्योंकि हम कुछ खास घटनाओं को महत्वपूर्ण मानकर चलने लगते हैं। अगर अध्ययन का विषय बदल दिया जाए, अगर हम नए मुद्दों पर ध्यान देने लगें तो महत्वपूर्ण तारीखें भी बदल जाती हैं। मतलब बोला कि यदि हम नए नए मुद्दों पर क्या करने लगें, ध्यान देने लगें, तो जो महत्वपूर्ण तारीखें वो भी बदल जाती हैं। एक उदाहरण पर विचार कीजिए। भारत में ब्रिटिश इतिहासकारों ने जो इतिहास लिखे हैं, हर एक गवर्नर जनरल का शासनकाल महत्वपूर्ण है। जितने भी इतिहासकार हुए उन्होंने गवर्नर जनरल के शासनकाल के महत्वपूर्ण बारे में लिखा है। ये इतिहास प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स के शासन से शुरू होता है। जो इतिहास की जो स्टार्टिंग हुई थी वो कब से हुई थी, तो बोल रहा है कि जो वारेन हेस्टिंग्स का जो शासनकाल था उसी समय से शुरुआत होता है। और आखिरी वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन है, और जो आखिरी वायसराय कौन होते हैं, लॉर्ड माउंटबेटन से। साथ ही इतिहास क्या होता है, ख़त्म हो जाता है। अलग अलग अध्याय में हम दूसरे गवर्नर जनरल हेस्टिंग्स, वेल्लेस्ली, डलहौजी, वेंटिक, कैनिंग, लॉरेंस, लिटन, रिपन, कर्जन, हार्डिंग, इरविन के बारे में भी पढ़ते हैं। मतलब इन लोगों के बारे में, इन गवर्नर जनरलों के बारे में हम लोग नेक्स्ट चैप्टरों में पढ़ते हैं। इस इतिहास में गवर्नर जनरल और वायसराय का भी कभी न ख़त्म होने वाला सिलसिला ही छाया रहता है। मतलब ये जो गवर्नर जनरल थे, वायसराय थे, ये कभी भी ख़त्म न होने वाले इनकी क्या थी, इनकी सिलसिला हमेशा इतिहास में छाया रहता है। इतिहास की इन किताबों में सारी तारीखों का महत्व इन अधिकारियों, उनकी गतिविधियों, नीतियों, उपलब्धियों के आधार पर तय होता था। मतलब जितने भी सारे ये वायसराय थे, गवर्नर जनरल थे, इनकी क्या क्या नीतियाँ वगैरह थी, इन्होंने कौन सी उपलब्धि धारण की थी, ये सब इनका महत्व क्या था, इन सारी चीज़ों को इतिहास में वर्णन किया गया है, जिससे जानना महत्वपूर्ण है।
इन लोगों के जीवन का क्रम ब्रिटिश भारत के इतिहास में अलग अलग अध्यायों का विषय बन जाता है। इनका जो जीवन का क्रम था वो क्या था, जो भारतीय इतिहास के अलग अलग अध्याय में क्रम बन गया था। क्या हम इसी दौरे के इतिहास को अलग अलग ढंग से नहीं लिख सकते हैं? गवर्नर जनरलों के इस इतिहास के चौखट में हम भारतीय समाज के विभिन्न समूहों और वर्गों की गतिविधियों पर किस तरह ध्यान दे सकते हैं? मतलब बोला है कि जो भारतीय समाज है इसके विभिन्न विभिन्न जो समूह हैं, गवर्नर जनरल के इतिहास पर किस तरह से हम ध्यान दे सकते हैं। जब हम इतिहास या कोई कहानी लिखते हैं तो उसे टुकड़ों या अध्यायों में बांट देते हैं। कोई इतिहास या कहानी लिखते हैं तो क्या करते हैं, उसको टुकड़ों में बांट कर लिखते हैं। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि हर अध्याय में कुछ सामंजस्य रहे। इसका मकसद कहानियों को इस तरह से सामने लाना होता है कि उसे आसानी से समझा जा सके और याद रखा जा सके। इस प्रक्रिया में हम सिर्फ उन घटनाओं पर जोर देते हैं जो उस कहानी को पेश करने में मददगार होती हैं। जो इतिहास गवर्नर जनरलों के जीवन के इर्द गिर्द चलता है उसमें भारतीयों की गतिविधियों में कोई मायने नहीं रखती। जो ये बोला कि जो इतिहास गवर्नर जनरलों के इर्द गिर्द आस पास चलता है उनमें भारतीय की गतिविधियों का कोई मायना नहीं रखता है। इसके लिए वहाँ कोई जगह नहीं होती, भारतीयों के लिए वहाँ पे कोई जगह नहीं है। हमने अपने इतिहास का एक अलग खाका बनाना पड़ेगा। हम क्या करना पड़ेगा, इतिहास का एक अलग खाका तैयार करना पड़ेगा, एक अलग सूची तैयार करनी पड़ेगी। इसका मतलब यह है कि अब तक निजी तिथियों को महत्व दिया जा रहा था, वे महत्वपूर्ण नहीं रहेंगी, हमारे लिए नई तिथियां महत्वपूर्ण हो जाएंगी। इनके बारे में बोला गया, यहाँ पे कुछ दिया जा रहा है। वारेन हेस्टिंग्स 1773 में पहले गवर्नर जनरल बने थे। इनको ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो इमेज दी गई है वो किन की इमेज दी गई है, वारेन हेस्टिंग्स की दी गई है। और बोला जा रहा है कि 1773 में क्या हुए थे, ये पहले गवर्नर जनरल बने थे। ये हैं वारेन हेस्टिंग्स। बोला जा रहा है इतिहास की किताबों में गवर्नर जनरलों के कारनामे, जीवनियाँ, उनकी गौरव कथाओं और तस्वीरों को भव्य व्यक्तियों में उभारा जाता है। मतलब जो गवर्नर जनरल हैं इनके कारनामे को, जीवनी को, गाथाओं को, तस्वीरों को क्या किया जाता है, इतिहास के पन्नों में लिखा गया है। और नेक्स्ट जो चीज़ है उसको देखा जाए, हम अवधियाँ कैसे तय करते हैं, इसके बारे में देखा जाए कि हम जो अवधि है उसको किस तरीके से देखते हैं, किस नज़रिए से उसको तय करते हैं, इसके बारे में देखा जाए। बोला जा रहा है कि 1817 में स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री और राजनीतिज्ञ दार्शनिक जेम्स मिल ने 3 विशाल खंडों में अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश भारत का इतिहास नामक किताब लिखी थी। इस किताब में उन्होंने भारत के इतिहास को तीन कालखंडों में बांटा था, मुस्लिम, ब्रिटिश और हिंदू। इन 3 कालखंडों में बांटा था। कालखंडों के इस निर्धारण को ज़्यादातर लोगों ने मान लिया था। मतलब बोला है कि ये जो क्वेश्चन है, ये अभी जो सीटेट का एग्ज़ाम हुआ है 21 जनवरी को, उसके अंतर्गत सोशल साइंस में ये क्वेश्चन पूछा गया था। आप जाके देख सकते हैं, 21 जनवरी 2024 का जो पेपर हुआ है उसमें ये चीज़ें पूछी गई थी। एकदम हूबहूब यही लाइन उठा के रख दी गई। तो ऐसा सीटेट के हर एक एग्ज़ाम में देखने को मिला है कि क्या हुआ कि जो ये इसमें एनसीईआरटी का एकदम पूरा उसी में से उठा के क्वेश्चन एकदम आते हैं। टोटल एनसीईआरटी में से आते हैं। 80% तो क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में से मिलेंगे, 20% क्वेश्चन अदर मिलते हैं, प्रीवियस ईयर मिलते हैं। तो आपको एनसीईआरटी और प्रीवियस ईयर दोनों पे कंप्लीट कमांड करना है। तो बोला कि 1817 में जो जेम्स मिल थे उन्होंने क्या किया था, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया पुस्तक लिखी थी। 3 कालखंडों में हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश के लिए लिखा था। अगली चीज़ क्या है, इतिहास को हम अलग अलग कालखंडों में बांटने की कोशिश क्यों करते हैं। जो इतिहास है इसको हम अलग अलग कालखंड में क्यों बांटते हैं, इसकी भी एक वजह है। हम एक दौर की खासियत, उसके केंद्रित्व को पकड़ने की कोशिश करते हैं, इसलिए ऐसा शब्द महत्वपूर्ण हो जाते हैं जिनके सहारे हम समय को बांटते हैं। ये शब्द अतीत के बारे में हमारे विचारों को दर्शाते हैं। वे हम बताते हैं कि दूसरी अवधि के बीच आए बदलाव को क्या महत्व है। वे इससे हम लोग को पता चलता है कि जो दूसरी अवधि है उसके बीच में क्या क्या बदलाव हैं, उसके बारे में अच्छे से पता चलता है। यहाँ से देखा जाए, मिल की राय ब्रिटिश शासन सरकार को सभ्यता की राह पर ले जा सकती थी। जो जेम्स मिल की राय थी वो ब्रिटिश भारत की सभ्यता को राह पे ले जा रही थी। इस काम के लिए ज़रूरी था कि भारत में यूरोपीय शिष्टाचार, कला संस्थाओं और कानूनों भी लागू किए जाए। मतलब इसके लिए ज़रूरी था कि जो यूरोप था उसके अंतर्गत भारतीय शिष्टाचारों और कलाओं को, संस्थाओं को, कानूनों को लागू किया जाए। मिल ने तो यहाँ तक सुझाव दिया कि अंग्रेज़ों को भारत के सारे भूभाग पर कब्जा कर लेना चाहिए। जेम्स मिल ने कहा कि जो अंग्रेज़ हैं इनको भारत के सारे भूभाग पे क्या करना चाहिए, कब्जा कर लेना चाहिए,
ताकि भारतीय जनता को ज्ञान और सुखी जीवन प्रदान किया जा सके। जो भारतीय जनता है इनको ज्ञान दिया जा सके, सुखी समृद्ध जीवन दिया जा सके। उनका मानना था कि अंग्रेजों की मदद के बिना हिंदुस्तान प्रगति नहीं कर सकता, जेम्स मिल का मानना था। इतिहास की इस धारणा में अंग्रेजी शासन प्रगति और सभ्यता का प्रतीक था। अंग्रेजी शासन से पहले सारा अंधकार का दौर था। अंग्रेज लोग के शासन करने से पहले सारे तरफ इंडिया में अंधकार रूप में छाया था। इसका कहना, जेम्स मिल का कहना था कि जो जब तक ब्रिटिश लोग यदि इंडिया में प्रगति करना चाहता है तो ब्रिटिश लोग जब तक अपना शासन नहीं करेंगे तब तक भारत प्रगति नहीं करेगा, क्योंकि जो ब्रिटिश लोग हैं उनकी पद्धति है जो अलग तरीके से, वो लोग शिक्षित देश हैं तो अपनी ही नीति को यहाँ पर भी लागू करेंगे। ये जेम्स मिल का मानना था। क्या इतिहास के किसी दौर को हिंदू या मुस्लिम दौर कहा जा सकता है? क्या इन सारे दौर में कई तरह के धर्म एक साथ नहीं चलते थे? किसी युग को केवल समय के शासक के धर्म के हिसाब से तय करने की जरूरत क्या? अगर हम ऐसा करते हैं तो इसका मतलब यह कहना चाहते हैं कि औरों को जीवन और तौरों के तरीके का कोई महत्व नहीं। मतलब हमें याद रखना चाहिए कि प्राचीन भारत में सारे शासकों का भी एक धर्म नहीं होता है। प्राचीन भारत में जितने भी सारे शासक हुए सभी का एक ही धर्म नहीं था, सभी ने अलग अलग धर्म को अपनाया था। अंग्रेजों द्वारा सुझाए गए वर्गीकरण से अलग टकराहट इतिहासकार, भारतीय इतिहासकार आमतौर पर प्राचीन, मध्यकालीन तथा आधुनिक काल में बांटकर देखते हैं। जो इतिहासकार हैं वो इतिहास को 3 कालखंडों में बांटकर देखते हैं। जो पहला है उसको प्राचीन में, सेकंड मध्यकालीन और तीसरा आधुनिक कालखंडों में बांट के देखते हैं। इस विभाजन की भी अपनी समस्याएं हैं। इतिहास को इन खंडों में बांटने की यह समझ की पश्चिमी से आई थी। मतलब जो इतिहास को 3 काल खंडों में बांटा गया था, इसकी जो समझ कहाँ से आई थी? पश्चिम क्षेत्र से आई थी। पश्चिम में आधुनिक काल को विज्ञान, तर्क, लोकतंत्र, मुक्ति, समानता जैसी आधुनिकता की ताकतों से युग माना जाता था। जितनी भी सारे विज्ञान वाली चीज़ें थी, तर्क चीज़ें थी और समानता जैसी थी, इसको आधुनिक ताकतों का विकास माना जाता था। उनके लिए मध्यकालीन समाज वे समाज थे जहाँ आधुनिक समाज की ये विशेषताएं नहीं थी। मतलब मध्यकालीन इतिहास उसको माना जाता था जहाँ पे जो आधुनिक समाज की जो विशेषताएं हैं वहाँ पे नहीं हो। जैसे कि आप इन किताबों में देखेंगे, अंग्रेजों के शासन में लोगों के पास समानता, स्वतंत्रता या मुक्ति नहीं थी। जो अंग्रेज के शासन थे उस समय लोगों की किसी प्रकार की स्वतंत्रता नहीं थी, कोई युक्ति नहीं थी, कोई समानता नहीं था। अंग्रेज लोगों को अपना आर्थिक दबाव बना के रखते थे। यही नहीं, आर्थिक विकास और प्रगति का दौर था। बहुत सारे इतिहासकार इस युग को औपनिवेशिक युग कहते हैं। औपनिवेशिक क्या होता है? इस किताब में आप पढ़ेंगे कि किस तरह अंग्रेजों ने हमारे देश को जीता और स्थानीय नवाबों और राजाओं को दबाव अपनाकर शासन स्थापित किया। मतलब इस अध्याय में हम लोग पढ़ेंगे कि जो अंग्रेज थे वो हमारे राज्य को किस तरीके से जीते थे। जो हमारे स्थानीय नवाब थे, राजाओं थे, उनको किस तरह से दबाव कर अपना शासन को स्थापित किया था। आप देखेंगे कि किस तरह उन्होंने अर्थव्यवस्था व अपने समाज पर नियंत्रण स्थापित किया। जो अंग्रेज थे किस तरीके से भारत की अर्थव्यवस्था और समाज पे अपना नियंत्रण स्थापित किए। आपने सारे खर्चों को निपटाने के लिए राजस्व वसूल करना, अपने सभी खर्च को निपटाने के लिए राजस्व कर लेते थे। उनकी ज़रूरतों की चीज़ों को सस्ती कीमत पर खरीदा, निर्यात के लिए महत्वपूर्ण फसलों की खेती कराई जाए। इन सारी कोशिशों के कारण क्या बदलाव आए? ये जितने सारे अंग्रेज थे ये कोशिश किए तो इसके बाद क्या बदलाव आए? पसंद नापसंद, रीति रिवाज व तौर तरीक़ों में क्या बदलाव आए? लोगों के जो पसंद है, नापसंद है, रीति रिवाज, संस्कृति, कल्चर, समाज, सोशियोलॉजी, क्या क्या बदलाव आए। जब तक देश पर दूसरे देश के दबदबे से इस तरह के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव आते हैं तो इस प्रक्रिया को औपनिवेशीकरण कहा जाता है। औपनिवेशीकरण कहा जाता है। ये हो गया। अगली चीज़ क्या है? लेकिन जल्दी ही आप ये समझ जाएंगे कि सारे वर्ग और समूह इन बदलावों को एक सही ढंग से अनुभव नहीं कर रहे थे। इसलिए इस किताब को हमारे अतीत यानी अतीत का केंद्र नाम दिया गया है। हम किस तरह जानते हैं? भारतीय इतिहास के पीछे 250 साल का इतिहास लिखने के लिए इतिहासकार कौन कौन से स्रोतों का इस्तेमाल करते हैं? जो इतिहासकार हैं वो इतिहास लिखने के लिए किन किन स्रोतों का इस्तेमाल करते हैं? चलिए उसको एक एक करके देखते हैं। प्रशासन अभिलेख तैयार करता है। जो प्रशासन है वो अभिलेख किस तरीके से तैयार करती है उसके बारे में देखा जाए। अंग्रेजी शासन द्वारा तैयार किए गए सरकारी रिकॉर्ड इतिहासकारों का एक महत्वपूर्ण साधन है।
जो अंग्रेजी शासन द्वारा जो रिकॉर्ड तैयार किए गए थे, तो जो आज का जो सरकारी साधन जो सरकारी संस्था है उसके लिए एक महत्वपूर्ण संसाधन के रूप में है। अंग्रेजों की मान्यता थी कि लोगों को लिखना बहुत महत्वपूर्ण होता है। उनके लिए हर निर्देश, हर योजना, नीतिगत फैसले, सहमति, जांच को साफ साफ लिखना जरूरी था। मतलब जितने भी नीति थी, फैसले थे, सहमति थी, जांच थी, वो अंग्रेज लोग क्या करते थे, लिखवा के रखते थे, लिख के रखते थे। ऐसा करने के बाद चीज़ों का अच्छी तरह से अध्ययन किया जा सकता था और उन पर वाद विवाद किया जा सकता। इसी साझेदारी के चलते ज्ञापन, टिप्पणी और प्रतिवेदन आधारित शासन की संस्कृति पैदा हुई थी। अंग्रेजों को यह भी लगता था कि तमाम अहम दस्तावेज और पात्रों को संभाल कर रखना जरूरी है। लिहाजा उन्होंने सभी शासकीय संस्थाओं के अभिलेखों कक्ष भी बनवा दिए। तहसील के दफ्तर, कलेक्टर कमिश्नर के दफ्तर, प्रांतीय सचिवालय, कचहरी, सबके अपने रिकॉर्ड रूम होते थे। मतलब उन्होंने क्या किया कि जितने सारे दस्तावेज थे, तमाम अहम दस्तावेज थे, पत्र को संभाल कर रखने के लिए उन्होंने उनकी अलग अलग संस्था बना दी, अभिलेखा कक्ष बनवा दिया। जैसे तहसील के लिए अलग कक्ष बनवा दिए, कलेक्टर के लिए अलग, कमिश्नर के लिए अलग, कचहरी हो गई, ये सब चीज़ें क्या है अलग अलग बनवा दी कि अलग अलग जगहों पर अलग अलग कार्य होगा। 19वीं सदी की शुरुआत में प्रशासन की एक शाखा और दूसरी ओर के पास भेजे गए पत्रों और ज्ञापनों को आज हम अभिलेखों में देख सकते हैं। वहां आप जिला अधिकारियों द्वारा तैयार किए गए नोट्स और रिपोर्ट पढ़ सकते हैं या ऊपर बैठे अफसरों पर प्रांतीय अधिकारियों को भेजे गए निर्देशों और सुझावों को देख सकते हैं। 19वीं सदी की शुरुआत इन दस्तावेजों को सावधानीपूर्वक नकल बनाई जाती है। यहाँ पे लिखा गया है चित्र 4 में भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार। यहाँ पे एक भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार की इमेज दी गई है। बोला गया कि 1920 के दशक में बनाया गया। जब नई दिल्ली का निर्माण हुआ तो राष्ट्रीय संग्रहालय और राष्ट्रीय अभिलेखागार दोनों वायसराय के निवास के नज़दीक होते थे। मतलब जब बोला कि नई दिल्ली का जब निर्माण हुआ था तो उसमें राष्ट्रीय और संग्रहालय और राष्ट्रीय अभिलेखागार ये दोनों वायसराय के नज़दीक होते थे। जो वायसराय होते थे इनसे उन लोगों का बहुत ही अच्छा लगाव होता था। तो ये उस 1920 के दशक की ये अभिलेखागार है। जो अगली चीज़ है उसको देखा जाए। ये अगली चीज़ क्या है, उन्हें खुशनसीब के माहिर लिखते थे। खुशनसीबी या सुखलेनवीसी ऐसे लोग होते हैं जो बहुत सुंदर ढंग से चीज़ें लिखते हैं। 19वीं सदी के मध्य तक छपाई तकनीकी सर्वेक्षण का बढ़ता महत्व, सर्वेक्षण का बढ़ता महत्व क्या है, किस तरीके से इसके बारे में देखा जाए कि जो सर्वेक्षण था उसका क्या क्या महत्व थे। औपनिवेशिक शासन के दौरान सर्वेक्षण का चलन भी महत्वपूर्ण होता गया। अंग्रेजों का विश्वास था कि किसी देश पर अच्छी तरह शासन चलाने के लिए उसको सही ढंग से जानना जरूरी होता है। मतलब यदि अंग्रेज का मानना था कि यदि आप किसी देश पे शासन चलाना चाहते हैं तो उस देश के बारे में आपको अच्छी तरह से जानकारी होनी चाहिए। 19वीं सदी की शुरुआत तक पूरे देश का नक्शा तैयार करने के लिए, यदि 19वीं सदी की जब शुरुआत हुई तो पूरे देश का नक्शा तैयार करने के जो अंग्रेज थे उन्होंने हर एक गाँव में राजस्व सर्वेक्षण करने लगे। अलग अलग जगहों पे जाके जो मिट्टी वगैरह थी उनकी गुणवत्ता चेक करते थे, किस किस तरीके के पौधे मिलते हैं, किस इलाके में, किस स्थानीय में जगहों पे किस तरह के जंतु पाए जाते हैं, किस तरह की फसलें पाई जाती हैं। अंग्रेज़ों की राय में किसी इलाके का शासन चलाने के लिए इन सारी बातों को जानना जरूरी था। 19वीं सदी के आखिरी में हर 10 साल में जनगणना की जाने लगी। मतलब 19वीं सदी के आखिरी साल जो हैं तो हर 10 साल में क्या हुआ, जनगणना स्टार्ट कर दी गई। जनगणना के जरिए भारत के सभी प्रांतों में रहने वाले लोगों की संख्या, उनकी जाति, इलाके और व्यवसाय के बारे में जानकारी इकट्ठा की जाती थी। जनगणना में क्या होता था कि जो भारत के अलग अलग प्रांतों में, गाँव में जो लोग रहते थे उनकी जाति को लिखा जाता था, उनके व्यवसाय को लिखा जाता था कि वो किस तरीके से व्यवसाय करते थे, उनके इलाके के बारे में जानकारी होती थी, उसको इकट्ठा की जाती थी। इसके अलावा वनस्पति सर्वेक्षण, प्राणी वैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी खाने पीने वाली चीज़ों को, जंतुओं को, पेड़ पौधों का सर्वेक्षण इत्यादि चीज़ों के सर्वेक्षण किए जाते थे। अधिकृत रिकॉर्ड्स से क्या पता नहीं चलता, जो अधिकृत रिकॉर्ड है उससे क्या चीज़ों को पता नहीं चलता, ये देखा जाएगा। उससे पहले यहाँ पे एक पौधे को दिखाया गया है, इसको देखा जाए। चित्र 5 में बोला गया है
कि शरीफे का पौधा 1770 के दशक अंग्रेजों द्वारा बनाए गए वनस्पतिक उद्यान और प्राकृतिक इतिहास के संग्रहालय में विभिन्न पौधों के नमूनों में रखा गया। मतलब यह शरीफे का एक पौधा है जो 1770 के दशक में अंग्रेजों द्वारा क्या किया था, बनाया गया था, और इसको वनस्पतिक उद्यान और प्राकृतिक इतिहास के संग्रहालय में रखा गया था। जो अगली चीज़ क्या है, अधिकृत रिकॉर्ड से क्या पता नहीं चलता। रिकॉर्ड्स के इस विशाल भंडार से हम बहुत कुछ पता लगा सकते हैं, फिर भी इस बात को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता कि ये सारे सरकारी रिकॉर्ड्स हैं। चित्र 6 में क्या दिखाया गया, चित्र 6 में दिखाया गया है, क्या बोला गया है कि बंगाल में मानचित्रण और सर्वेक्षण कार्य चल रहा है। जो बंगाल है उसमें कैसे सर्वेक्षण निरीक्षण कार्य चल रहा है उसके बारे में दिखाया गया है। जेम्स प्रिंसेप द्वारा बनाई गई तस्वीर 1832 को ध्यान से देखिए। जेम्स प्रिंसेप के द्वारा इस तस्वीर को बनाया गया था, कितने 1832 में बनाया गया था। तो अगली चीज़ क्या है उसको देखते हैं। इंसानों के खाने के लायक नहीं है, मतलब क्या चीज़ें हैं जो इंसान के खाने के लायक नहीं थी। अखबारों से देश के विभिन्न विभागों में चल रहे आंदोलन से पता चलता है कि 1946 में हुई पुलिस की एक हड़ताल की खबर दी गई। दिल्ली में 2000 से ज़्यादा पुलिस वालों ने बृहस्पतिवार सवेरे अपने काम, वेतन और पुलिस लाइन बावर्ची खाने से आने वाली घटिया भोजनों के खिलाफ खाना खाने से इनकार कर दिया। जैसे जैसे यह अखबार दूसरे पुलिस थानों तक पहुंची, वहां भी पुलिस वालों ने खाने से इनकार कर दिया। एक हड़ताल कहना था, पुलिस लाइन की रसोइयों से हमारे लिए जो खाना आता है वह कोई इंसान नहीं खा सकता। ये पुलिस लाइन के खाने के बारे में बोला जा रहा है। जो अगली चित्र यहाँ पे देखिए, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हो जाती हैं जो कि एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है। 1857 के विद्रोही तस्वीर की को ध्यान से देखिए। जो 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसके बारे में बोला है। रिवोल्ट ऑफ 1857 क्या दिया है, तस्वीरों को भी ध्यान से देखना चाहिए, इनसे हमें चित्रकार की सोच पता चलती है। 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों द्वारा तैयार की गई सचित्र पुस्तक में यह तस्वीर कई जगह दिखाई देती है। इस तस्वीर के नीचे लिखा होता है, बागी सिपाही लूट खसोट में लगे हुए हैं। जो बागी सिपाही हैं वो लूट खसोट में क्या हुए, लगे हुए हैं। अंग्रेजों की नज़र में विद्रोही जनता लालची, दुष्ट और बेरहम थी। जो अंग्रेजों की नज़र में जो जनता थी वो लालची थी, बेरहम थी। इस विद्रोह के बारे में आप अध्याय 5 में पढ़ेंगे। जो रिवोल्ट ऑफ 1857 है उसके बारे में, 1857 की क्रांति के बारे में लेसन 5 में हम पढ़ेंगे। इनसे हमें यही पता चलता है कि सरकारी अफसर क्या सोचते थे, उनकी दिलचस्पी किन चीज़ों में थी और बाद के वे किन चीज़ों के लिए बचाए रखना चाहते थे। इन रिकॉर्ड से हमें यह भी समझने में मदद मिलती है कि देश के दूसरे लोग क्या महसूस करते थे, उनकी कार्रवाइयों की क्या थी वजह थी। इन बातों को जानने के लिए हम कहीं और देखना होगा। जब हम ऐसे दूसरे स्रोतों की तलाश में निकलते हैं तो उनकी भी कोई कमी नहीं रहती है, लेकिन सरकारी रिकॉर्ड्स के मुकाबले उन्हें ढूंढना जरा मुश्किल साबित होता है। इस लिहाज से लोग डायरियाँ, तीर्थ यात्राओं और यात्रियों के स्मरण महत्वपूर्ण, लोगों की आत्मकथाएँ, स्थानीय बाजारों को वाली पुस्तकों को महत्वपूर्ण हो जाती हैं। जैसे जैसे छपाई की तकनीक फैली, अखबार छपने लगे और विभिन्न मुद्दों पर जनता के में बहस भी होने लगी। नेताओं और सुधारकों ने अपने विचारों को फैलाने के लिए लिखा, कवियों और उपन्यासों ने अपने भावनाओं को व्यक्त करने के लिए लिखा। ये सारी चीज़ें थीं। तो फ्रेंड्स, हम लोग को जो NCERT क्लास 8 की जो लेसन नंबर 1 था वो कंप्लीट हो चुका है। अगले वीडियो में हम लोग लेसन 2 को देखेंगे। तो जो लेसन 2 है वो क्या है, व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता। जैसे जो अंग्रेज लोग थे किस तरह से व्यापार करने लगे और व्यापार करते करते किस तरह से अपनी कंपनी, अपनी सत्ता जमा लें, इसके बारे में हम लोग लेसन 2 में पढ़ेंगे। ये चीज़ें हम लोग की। तो फ्रेंड्स, आप लोग के यदि वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।